25 में कौन सा क्वेश्चन? 15। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, स्टार्ट करते, चलो पढ़ना क्वेश्चन। हाँ, इफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर m सेम है, हाँ, डिवाइडेड बाय a टू द पावर n माइनस वन प्लस b टू द पावर n माइनस वन, ये है। हाँ, इज द am, ये जो am लिखा है इसका मतलब क्या है? अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स a एंड b। तो a और b का अर्थमेटिक मीन है ये, ठीक है। और क्या करना है? n फाइंड आउट करना है। n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान देना इधर पे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए जो गिवन है हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n माइनस वन प्लस b टू दी पावर n माइनस वन इज इक्वल टू am का मतलब अर्थमेटिक मीन। कैसे निकाला जाता है अर्थमेटिक मीन? एवरेज दोनों का। तो a और b का एवरेज क्या होगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। क्लियर? तो यहां पर ये लिख देंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन करके आपको निकालना है n। तो हम एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वही सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। ठीक है, ये चीज। राइट हैंड साइड में क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए टू द पावर n माइनस वन प्लस बी टू द पावर n माइनस वन। ये पूरा स्टेप क्लियर हुआ सभी को? अब उसके बाद ध्यान देना, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये 2a टू द पावर n प्लस 2b टू द पावर n एज इट इज, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट खुलेगा। ये a मल्टीप्लाई होगा इससे, a की पावर n माइनस वन से। क्या होगा? क्या होगा भाई? जब a मल्टीप्लाई होगा a की पावर n माइनस वन से तो क्या होगा? ए टू दी पावर एन हो जाएगा। पावर ऐड हो जाती है क्योंकि इसकी पावर वन है, इसकी पावर एन माइनस वन। जब ऐड होंगी तो प्लस वन माइनस वन कट के क्या बनेगा? ए की पावर एन बनेगा। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? फिर उसके बाद ये ए मल्टीप्लाई होगा इस वाले टर्म से। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसा वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस ए बी टू दी पावर एन माइनस वन। क्लियर? अब बी मल्टीप्लाई होगा इससे, जब इससे मल्टीप्लाई होगा बी तो क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, बी ए टू दी पावर एन माइनस वन। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद ये b मल्टीप्लाई होगा इससे। क्या होगा फिर? b टू दी पावर n बन जाएगा, तो प्लस b टू दी पावर n। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अब इधर पे ध्यान देना, दो चीजों पे ज्यादा फोकस करना। पहला तो ये कि ये वाली जो टर्म दिख रही है और ये वाली जो टर्म दिख रही है, ये a की पावर n और b की पावर n वाली, ये वाली जब दोनों टर्म्स इस तरफ जाएंगी, इस तरफ आएंगी, तो क्या हो जाएंगी? वो माइनस हो जाएंगी। तो इधर 2a की पावर n था, उसमें से ये माइनस होगा तो क्या बचेगा? a टू दी पावर n बचेगा। उसी तरीके से 2b की पावर n में से b की पावर n माइनस हुआ तो क्या बचेगा? b की पावर n बचेगा। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो बचा उसको लिख देते a b की पावर n माइनस वन प्लस b a की पावर n माइनस वन। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो थोड़ा कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहां पर आपको दो टोटल चार टर्म्स दिख रही है, लेकिन दो तरह की टर्म्स दिख रही है। वो दो तरह की टर्म्स मैं जो बोल रहा हूं उससे मेरा मतलब है जिसमें b की पावर्स में n हो। जैसे ये दोनों टर्म्स b की पावर में n या n माइनस वन हो। समझ में आ रहा है? और दूसरी टर्म ये वाली जिसमें a की पावर में n या a की पावर में n माइनस वन। तो इन टर्म्स को आपस में एक साथ रखते हैं। उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, और ये वाली टर्म को इधर भेज देते हैं। ऐसा करते हैं। ऐसा करने से लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? a की पावर n माइनस, ये इधर आ गया तो b की पावर b a की पावर n माइनस वन। समझ में आई ये चीज? राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? a b की पावर n माइनस वन पहले से था और ये इधर गया तो माइनस b की पावर n। क्या यहां तक सबको समझ में आया? तो इनको एक साथ रखने के पीछे लॉजिक क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, वो चीज ध्यान दो। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था कि कुछ कॉमन निकाल के इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सके। तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे इस वाले पार्ट पे, स्पेशली इस पार्ट पे अगर आप फोकस करोगे, a की पावर n,
यस, ए की पावर एन को हम ए इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा? फायदा ये कि यहाँ पर भी ए की पावर एन माइनस वन है, ये भी अगर ए की पावर एन माइनस वन के टाइप में लिखा जाएगा तो वो चीज कॉमन निकल सकती है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ए इंटू ए की पावर एन माइनस वन। समझ में आया ये चीज सबको? माइनस बी ए की पावर एन माइनस वन। राइट हैंड साइड में भी यही तरीका हम यूज करेंगे। ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और यहां पर ये जो b की पावर n है उसको b और b की पावर n माइनस वन लिखेंगे। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? अब देखो, ऐसा लिखने से जो फायदा होगा मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है a की पावर n माइनस वन और a की पावर n माइनस वन, ये कॉमन निकल जाएगा। तो इसको अब हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस वन कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया? a माइनस बी, तो ये लिख देते हैं a माइनस बी। उसी तरीके से यहां पर से हमने निकाल लिया b टू दी पावर n माइनस वन, तो b टू दी पावर n माइनस वन कॉमन निकल गया, तो यहाँ भी क्या बच गया? a माइनस बी। ये चीज समझ में आ गई सबको? अब ये a माइनस बी और ये वाला a माइनस बी कट गया, ठीक है ये चीज। तो क्या बच गया आपके पास? a की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b की पावर n माइनस वन। कोई डाउट यहां तक? क्लियर? अब आपको चाहिए क्या था क्वेश्चन में? n चाहिए था। समझ में आ रहा है? n चाहिए था और अभी हमने इसको जितना हो सकता था उतना सिंप्लीफाई कर दिया है। अब क्या करेंगे? आखिरी स्टेप ध्यान से समझना। a की पावर n माइनस वन अपॉन इसको b की पावर n माइनस वन लिख देंगे। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? और कोई बोलो क्या बचेगा राइट हैंड साइड में? करेक्ट, ये बचेगा वन। भाई इधर कुछ नहीं है बचा है ना, तो इंटू वन है। समझ रहे हो ना? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, इसके अपॉन में। कई बच्चे गलती करते हैं, जीरो बोलते हैं। अभी भी किसी ने बोला जीरो, ऐसा नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना। अगर ये ऐसा ट्रांसफर होता ना तो ये माइनस होता उधर, तब उधर पे जीरो बचता। समझ में आ रहा है? अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, तो ध्यान रखना ये छोटी छोटी गलती होती है, लेकिन इसको अवॉइड करना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बाय बी होल टू दी पावर एन माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आई ये चीज? लेफ्ट साइड में ये होगा। राइट हैंड साइड में अभी भी हमारे पास क्या बचा है? वन बचा है। लेकिन हम वन को ए बाय बी की पावर जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वन होती है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। समझ में आई ये चीज? अब हम इन दोनों पार्ट को कंपेयर करेंगे, ये वाले दोनों पार्ट्स को, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक चीज थी कि ए की पावर एम और ए की पावर एन इक्वल है, तो एम और एन आपस में क्या होते हैं? इक्वल। मतलब पावर क्या होगी? दोनों की इक्वल होगी। इसका मतलब एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी? जीरो, और एन की वैल्यू क्या होगी? वन। बस ये हो गया आपका आंसर जो निकालना था। समझ में आया ये चीज? हटा दो इसको मैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट कौन सा पूछना है? 16 ही पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 16? बताना, पढ़ो ना जल्दी। हम्म। हम्म। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, थोड़ा बड़ा भी बनेगा। तो क्या बोल रहा है? बिटवीन वन एंड 31। तो ये वन है और यहाँ पर 31 है। कुछ नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कितने नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं? एम नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं। सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगा? एपी बनेगा। तो फर्स्ट नंबर तो ये हो गया, फिर उसके बाद हम A2, A3, A4 इस तरह से हम ऐड करते चल रहे हैं। तो ये वाला जो नंबर आएगा AM+1 आएगा, और ये 31 आएगा। मैंने ऐसा जो लिखा है ये आप समझ में आ रहा है कि नहीं? एम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो जो पहला नंबर है वो टू से स्टार्ट हो रहा है, तो जो लास्ट नंबर जो इंसर्ट होगा वो कौन सा होगा? M+1 होगा। ये कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? या फिर 1 2 3 करके एम कर दो तो भी चलेगा ना? ठीक है, ओके। तो ये है। अब इसके बाद आपको क्या बोल रहा है? ये जब हम इंसर्ट कर रहे हैं ये नए नंबर्स, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या फॉर्मुलेट हो रहा है? एपी बन रहा है। क्लियर ये चीज? अब यहाँ पर आपको कुछ और चीजें गिवन है। क्या क्या गिवन है बताना। एक मिनट, क्वेश्चन मैं पढ़ लूं।
16 बोले ना, इसमें लिखा है द रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड m-1th नंबर इज 5:9। मतलब ये जो इंसर्टेड नंबर्स है, इसमें सेवेंथ नंबर और m-1th नंबर का जो रेशियो है वो है 5:9, ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब अगर आप यहां ध्यान दोगे, इसमें इंसर्टेड नंबर में जो सेवेंथ नंबर होगा वो स्टार्टिंग से कौन सा नंबर होगा? 8th नंबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 8th नंबर, क्योंकि हमने एक बीच में अलग लिया है, और m-1th नंबर, तो अगर यहां से m-1th इंसर्टेड में से m-1th है, तो इसको भी ऐड करके करेंगे तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा? mth नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो A8/AM, ये जो रेशियो है, ये रेशियो आपको गिवन है, और ये रेशियो कितना है? 5:9। मतलब दिस रेशियो इज इक्वल्स टू 5/9। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? एक्चुअली बस ये है, ये 8 होगा, ये m होगा। क्यों होगा ये चीज क्लियर ना? क्योंकि एक नंबर पहले और आ रहा है, इस वजह से। ओके, अब आपको m की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें से कुछ बेसिक चीजें हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म इस एपी का क्या है? एपी है ना, फर्स्ट टर्म इस एपी का क्या है? 1। क्लियर ये चीज? ओके, ये जो लास्ट टर्म है, ये कौन से पोजीशन में आ रही टर्म है? कौन सी टर्म होगी? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ऐसा करते हुए ये m+1th टर्म हो गई। ये कौन सी टर्म होगी? ये होगी m+2th टर्म, am+2। समझ में आई ये चीज सबको? ठीक है, तो ये चीज भी दी हुई है आपको, am+2 इज इक्वल्स टू 31। क्लियर? ओके, अब am+2 इज इक्वल टू 31, तो an का जनरल टर्म वाला जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है जनरल टर्म वाला फॉर्मूला? a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये n की जगह पे क्या है? m+2 -1 इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 31। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? अब a की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1। तो a की जगह पे डाल दोगे 1। a की जगह पे 1 डालोगे तो थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, ये 1 इधर जाएगा तो 31 -1 कितना हो जाएगा? 30। और ये इधर पे क्या बचेगा? m+1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 30। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? ए की जगह पे 1 डाला, 1 उधर गया, 31 - 30, 31 - 1, तो ये हो गया 30। तो ये आपको मिल गई m-1 इंटू डी की वैल्यू। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ध्यान में रखते हैं, इसको यूज करेंगे आगे। ठीक है, अब अगर आपको डी मिल गया तो m मिल जाएगा, ये समझ लो, या एक इक्वेशन मिल गई m और d की। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, जो दूसरी चीज गिवन है इस पार्ट पे। ठीक है, इस रेशियो पे फोकस करते हैं। तो A8 जनरल टर्म का फॉर्मूला, 8th टर्म क्या होती है? a+7d। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a+7d अपॉन ए एम को क्या लिख सकते हैं? a+m-1 इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू 5/9। क्या ये चीज क्लियर सबको? ओके, अब a की वैल्यू 1 पता है, तो a की जगह पे 1 डाल देते, 1 + 7d डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहां पर ध्यान दो, m-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू दी हुई है, देखो हमने निकाल रखी ना, m-1 इंटू डी कितनी थी उसकी? ओह सॉरी, गलत किया ना मैंने। हाँ, नहीं है, नहीं पता उसकी वैल्यू। ठीक है, छोड़ो, चलो इसको ब्रैकेट खोल देते तो क्या हो जाएगा? ये md माइनस डी। ठीक है यहां तक, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ये 5/9। ओके, अब भाई md की तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहां से, md की वैल्यू, md की वैल्यू अगर ब्रैकेट खुलेगा, md प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30। तो md की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 माइनस डी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब md की जगह पे तो ये डाल सकते हैं 30 माइनस डी, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 7d डिवाइडेड बाय 1 प्लस md की जगह पे आ जाएगा 30 माइनस डी, ये हो गया माइनस डी इज इक्वल्स टू 5/9। क्या ये समझ में आया सभी को? इसके बाद d निकल जाएगा यहां पर से, ये देखो ये दोनों ऐड हो जाएगा, -2d बनेगा। ये पूरा d वाला इक्वेशन बन गया, सिर्फ d वाला इक्वेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके d निकालोगे, d निकलेगा तो फिर क्या करोगे? उसको d को यहां पुट कर दोगे, क्या मिल जाएगा आपको? m, वही निकालना है, बन जाएगा ये आगे। ठीक है, कर लेना इसको, आगे क्वेश्चंस ले लेते हैं और इसको कंप्लीट सॉल्व करके देख लेना आप घर में,
और आंसर्स क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, कई क्वेश्चंस बड़े बड़े भी हैं, इसलिए हमको जल्दी जल्दी मूव करना पड़ेगा। इसके बाद का सॉल्यूशन तो कर लोगे ना पक्का, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डी निकलेगा, डी को यहां पर रखना है और आपको एम मिल जाएगा। एम विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, एम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, बिकॉज एम तो पोजीशन बता रहा है ना। हाँ अदिति पूछ सकते हो, तुम भी पूछ सकते हो, बताओ क्या पूछना है, कौन सा क्वेश्चन। पेज नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 193। हाँ बोलो जल्दी, क्या है क्वेश्चन। पीएथ इंटू सी टू दी पावर आर माइनस पी माइनस। अच्छा ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर बोल रहा है कि पीएथ आरथ एंड क्यूएथ टर्म, पी पी क्यू आर ऐसा लगेगा ना, पी क्यू आर, ये जो टर्म्स है ये जीपी के टर्म्स है और उनकी वैल्यू एबीसी दी हुई है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये ए सब्सक्रिप्ट पी इस तरह से मैं लिख देता हूं, ए सब्सक्रिप्ट पी, इसका मतलब होता है पीएथ टर्म, पीएथ टर्म कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूएथ टर्म, ए सब्सक्रिप्ट क्यू, मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं बताना, ऐसे ही लिखा है ना मेरे ख्याल से, तो क्यूएथ टर्म बी है और आरएथ टर्म सी है, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सारे के सारे किसके टर्म्स है, जीपी के टर्म्स है, ठीक है। तो जीपी के टर्मिनोलॉजी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। जीपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो यहां भी स्मॉल ए अलग से आ रहे हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसका जो कॉमन रेशियो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, स्मॉल आर से, यहां पर हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो इसकी एनथ टर्म होती है, ए एन, जीपी की एनथ टर्म, वो क्या होती है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, याद है ये होती है जीपी की एनथ टर्म का फॉर्मूला। अब यहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा सबसे पहले इस जगह पे, ठीक है। तो यहां पर पीएथ टर्म बोल रहा है, तो पीएथ टर्म मतलब एपी, इसको एक्चुअली यहां पर भी मैं नोटेशन चेंज कर देता हूं ना, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। यहां पर मैं इसको कैपिटल ए सब्सक्रिप्ट पी ऐसा लिखता हूं, कैपिटल ए सब्सक्रिप्ट क्यू, कैपिटल ए सब्सक्रिप्ट आर, तो ये पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म, ठीक है। तो यहां पर ए सब्सक्रिप्ट पी, अगर ये फॉर्मूला इस जगह पे लगाऊं तो क्या हो जाएगा बताओ, ये ए आर टू दी पावर पी माइनस वन, यही बनेगा, ठीक है। तो ये जगह ए आर टू दी पावर पी माइनस वन इज इक्वल्स टू स्मॉल ए। क्या ये चीज क्लियर हुई सभी को, ठीक है। कॉमन रेशियो, अरे क्योंकि यहां पर भी एक स्मॉल आ रहा है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए, ठीक है। वैसे ये वाला क्या हो जाएगा, ए आर टू दी पावर क्यू माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू बी, और ये क्या हो जाएगा, ए आर टू दी पावर आर माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू सी। यहां तक सारी चीजें सभी को क्लियर। तो ये ए बी सी की वैल्यूज एक्चुअल में हमको मिल गई, ए बी सी की वैल्यूज है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है बता रहा हूं, टू प्रूफ में एलएचएस क्या एग्जैक्टली वो बताओ। ए टू दी पावर क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है, इज इक्वल टू वन प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पर हमने एलएचएस जो है वो लिख दिया, अब इसको सॉल्व करके हम वन लाना है तो आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, जो हमने ये वैल्यू निकाल रखी थी ना एबीसी की, उन वैल्यूज को हम इस जगह पे पुट करेंगे। तो मैं पुट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले ए की जगह पे क्या आएगा, ये आ जाएगा, कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस वन, क्या आ जाएगा ए की जगह पे, होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये क्यू माइनस आर। समझ में आएगी नहीं, देखो ए की जगह पे मैंने ये रखा है, ए की पावर क्यू माइनस आर है तो पूरे की पावर क्यू माइनस है, क्लियर ये चीज। फिर बी की जगह पे क्या आएगा, ये आ जाएगा ए आर टू दी पावर क्यू माइनस वन होल टू दी पावर आर माइनस पी, इनटू सी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए
आर टू दी पावर आर माइनस वन होल टू दी पावर पी माइनस क्यू। क्या यहां तक समझ में आया? अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हम इसको क्या कर सकते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू आर की पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर। समझ में आया कि नहीं? ये वाला स्टेप ध्यान से देखो। देखो जैसे अगर ऐसा है ए बी होल की पावर, ए बी होल की पावर एम, तो उसको ए की पावर एम बी की पावर एम ऐसा लिखा जा सकता है ना। और उसी तरीके से अगर b की पावर कुछ और भी है, b की पावर n भी है, तो यहाँ b की पावर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बस वही चीज हुआ है, यहाँ ये पावर a में आ गई और r की दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, a की पावर r माइनस पी इंटू आर की पावर q माइनस वन इंटू आर माइनस पी। और उसी तरीके से यहाँ भी होगा a की पावर p माइनस क्यू इंटू आर की इंटू आर माइनस वन। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? ठीक है। अब देखो एक और लॉजिक ध्यान दो, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता है बताओ जल्दी? ए की पावर एम प्लस एन। क्लास नाइन्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर वन में ये सब पढ़ते थे हम लोग। ठीक है। तो पावर से यहां पर ऐड हो जाती, तो भाई यहां पर किसकी किसकी पावर ऐड होंगी? ए की पावर आपस में ऐड, ये सारी टर्म मल्टीप्लीकेशन में, ये ध्यान में रख। हाँ लास्ट में मैं कुछ कम लिखा ना, एक मिनट यार, इसको ना इधर शिफ्ट करते हैं। यहाँ ए की पावर में क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू, और यहाँ पर आर की पावर में ये पूरा आएगा। ठीक है, अभी सही है। तो अभी देखो यहाँ किसकी किसकी पावर ऐड होंगी, ए की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सारी टर्म मल्टीप्लीकेशन में, तो ए की पावर में क्या क्या ऐड होगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, वैसे ही आर की पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। क्या क्या है यहाँ पर, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन। बिल्कुल सही। यहां तक क्लियर सबको? अब ए की पावर में देखो, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, तो ए की पावर क्या बच जाएगा, जीरो। सब कट गया, तो ए की पावर जीरो क्या होता है, वन। उसी तरीके से आर की पावर में जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो टोटल चार टर्म मिलेगी, ये ब्रैकेट खोलोगे तो टोटल चार टर्म, ये ब्रैकेट खोलोगे तो टोटल चार टर्म, मतलब टोटल 12 टर्म्स मिलेंगी। और सारी टर्म एक दूसरे की सिमेट्रिकल होगी, मतलब जो पॉजिटिव में रहेगा उसी का एक पेयर नेगेटिव में भी मिलेगा। तो सब कट के वो जीरो हो जाना है, और जीरो हो जाना है तो मतलब आर की पावर भी क्या आना है, जीरो आना है, एंड दैट इज इक्वल टू वन। ये कर लोगे ना आगे ब्रैकेट ओपन और काटने का काम। हटा दो इस पूरे को। हाँ बताओ अगला क्वेश्चन। 29, इसी पेज नंबर पे। हाँ, तो बोलो क्वेश्चन नंबर 29। ओके, हाँ, ये तुम लोगों की बुक में भी है, लिख सकते हैं। सबने पढ़ा क्वेश्चन ध्यान से? मैंने तो अभी एक दो दिन पहले ही बताया था, तो मुझे याद है। हाँ परसों। हाँ, तो कैपिटल ए के बारे में बोल रहा है, वो क्या है, अर्थमेटिक मीन। कैपिटल जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो यहां पर कैपिटल ए का मतलब है ए एम ऑफ टू नंबर्स ए बी, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए बी। तो कैसे निकाला जाता है अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स का, एवरेज? तो अर्थमेटिक मीन ए की जो वैल्यू होगी वो ए प्लस बी बाय टू होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोल रहा है ज्योमेट्रिक मीन जी है, ज्योमेट्रिक मीन जी एम ऑफ एनी टू नंबर कैसे निकाला जाता है, रूट ए बी। जिनको याद नहीं बता दूं, किन्हीं भी दो नंबर का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन बोल रहा है तो उनको मल्टीप्लाई करके रूट ले लेना है। जैसे ऐड करके डिवाइडेड बाय टू, वहां मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, तो उससे मिलता है ज्योमेट्रिक मीन। ये चीज क्लियर? तो ये ए और जी के बारे में उसने बता दिया। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, देन द टू नंबर्स आर, देन प्रूव दैट, क्या लिखा है, ए लिखा है ना, ए प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस जी
इंटू ए माइनस जी। ये जो मिलेगा ये दो नंबर्स होंगे, ये दो नंबर्स होंगे मतलब ए या बी होगा। इसका जो वैल्यू आएगा या ए आएगा या तो फिर बी आएगा, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर ये चीज? तो हम एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर जो जो हमको लाना है, जो हमको प्रूफ करना है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ए प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसको हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस रूट ओवर, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए की वैल्यू पुट करते, तो ए की वैल्यू देखो क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी बाय टू। तो ए की जगह पे क्या आएगा, ए प्लस बी बाय टू, समझ में आ गया। प्लस माइनस रूट ओवर, प्लस माइनस रूट ओवर, फिर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या आएगा बताओ जल्दी, ए प्लस बी बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस जी स्क्वायर, तो जी की वैल्यू क्या है, रूट ए बी का होल स्क्वायर। समझ में आया यहां तक सबको? फर्दर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय टू प्लस माइनस रूट ओवर, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। क्या ये समझ में आया? माइनस ये क्या हो जाएगा, ए बी। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है? इसके बाद ये हो जाएगा ए प्लस बी बाय टू प्लस माइनस रूट ओवर, यहां पर एलसीएम लेते तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, फोर। यहां पर क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। क्या ये समझ में आया? फिर उसके बाद ए प्लस बी बाय टू एज इट इज प्लस माइनस रूट ओवर, यहां पर ध्यान देना अपॉन वाला फोर तो एज इट इज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और यहाँ पर माइनस फोर ए बी। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब इसके बाद ध्यान देना क्या होगा, ए प्लस बी बाय टू प्लस माइनस रूट ओवर, यहां पर ये दोनों टर्म्स प्लस टू ए बी और ये माइनस फोर ए बी, क्या बन जाएगा, माइनस टू ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाय फोर। बिल्कुल सही। तो यहां पर जब आप इस चीज को देखोगे तो ये a माइनस बी का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या हो गया, फोर। यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी, सॉरी ये b है ना, a प्लस बी बाय टू प्लस माइनस, ये दोनों रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी बाय टू। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो दोनों को एक एक बार लेके सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखो। जब प्लस लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय टू प्लस ए माइनस बी बाय टू, तो एलसीएम आ जाएगा टू, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ये दोनों कट गया तो क्या आ जाएगा, टू ए बाय टू। टू ए बाय टू मतलब क्या आ जाएगा, ए। यस। फिर दूसरी बार ए प्लस बी बाय टू माइनस ए माइनस बी बाय टू, तो एलसीएम आ जाएगा टू, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो ये दोनों कट गया, डिवाइडेड बाय टू था तो टू बी बाय टू, टू टू कटा तो क्या आ गया, बी। तो हो गया, यही चीज प्रूव करनी थी कि वो जो दो नंबर्स होंगे वो ये और ये हो। देख लो एक बार, सबको क्लियर ना? और बताओ क्या क्या डाउट्स है? कौन सा? अच्छा, स्पेशल सीरीज यार इनके में नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा था, और इन्फिनिटी टर्म्स वाला भी नहीं है। इसको मैं बताता हूँ तेरे को सेपरेटली, ठीक है? उसके पहले अगर इन लोगों का कुछ डाउट नहीं तो मैं बायनोमियल का ले लूं इनका डाउट। किसका है? पेज नंबर बता देना सबको।
पेज नंबर 181 और 185, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, बोलना क्या है? फाइंड सम अप टू n टर्म्स, Sn इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यही है। हाँ, और क्या लिखा है? kth टर्म मतलब ak इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1, करेक्ट है? ओके, बस इतना ही क्वेश्चन। हाँ, ये एपी है जीपी क्या बोल रहा है? एपी डिलीट है तुम लोगों के में, क्या बात कर रहे हो? एपी डिलीट कर दिए और बाकी स्कूल में सीबीएसई नहीं, एपी जीपी हुआ ही नहीं है क्या? ओके, तुम लोग के स्कूल में? अच्छा, हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कई बार हमको पता ही नहीं चलता स्कूल में क्या पढ़ा रहे हो, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो समझा देता हूँ। इधर यहाँ क्या लिखा है? फाइंड द एस एन, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स आपको निकालना है। kth टर्म गिवन है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन है। सुनो इधर पे, सबसे पहले ये जो आपको kth टर्म गिवन है, इससे आप एपी फॉर्म कर सकते हो। कैसे एपी फॉर्म कर सकते हो? आप k इज इक्वल टू 1 डालो तो a1 मिलेगा, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। k इज इक्वल्स टू 2 डालो तो a2 मिलेगा, 5 2 सा 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 11। k इज इक्वल टू 3 डालो, a3 मिलेगा, 3 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1 16। समझ में आया? तो भाई आपको मिल गया एपी 6 11 16 एंड सो ऑन। क्या ये चीज समझ में आ गई? सबसे पहले एपी हमने बना लिया। अब एपी से आपको दो चीजें मिलती है, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आ गया 6, कॉमन डिफरेंस आ गया 5। समझ गए? अब आपको निकालना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी की बात कर रहा हूं, एपी के सम ऑफ एन टर्म्स। दैट्स इट, यही होता है फॉर्मूला। यहां पर ए और डी की वैल्यू रख दो तो n/2 एज इट इज। ए की जगह पे आ जाएगा 6, 6 2 से क्या हो जाएगा? 12 प्लस n-1, और डी की जगह पे क्या आ जाएगा? 5। ये हो गया, तो ये जाएगा n/2 अंडर ब्रैकेट 12 प्लस 5n-5, ये हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद फर्दर एस एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n/2 अंडर ब्रैकेट 7 प्लस 5n। खत्म, यही हो गया आंसर, बस। समझ गए? क्या हो गया? और पूछो, क्या डाउट है? एपी, ये वाला क्वेश्चन एपी का, ये तुम इनके में आ सकता है, देख लो। हालांकि इतने क्वेश्चन सीबीएसई के एनसीईआरटी की बुक में है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला के, कि उतने भी पूरे कर लोगे ना तो बहुत है, मतलब आप 11th में टॉपर हो जाओगे क्लास के। पता है कितने कितने मार्क्स आते हैं? टॉपर टॉपर लोगों की हालत खराब हो जाती होगी 11th में, है ना? जो 10th में 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले लोग भी 11th मैथ्स में, हाँ, होता है ऐसा। हाँ, ध्यान देना इधर, मैं क्वेश्चन एक बार बता दे रहा हूँ। लेकिन तुम लोगों की बुक एकदम बेकार है यार, बहुत गलत है ना? मैं उनका भी देखा, 12th वालों के भी बच्चों का देखा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन ही गलत है, फॉर्मूले भी गलत है। एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन के जो प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले, वो तक गलत लिखा है। वो तुम्हारे बैच के बच्चे लोग आते हैं ना, बहुत सारे, रुद्राक्ष, शिवांश और उन लोग सब, उन लोग गलती पढ़ के रखे थे पूरा। ठीक है, इधर ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। ये जो तीन टर्म्स है, ये तीन टर्म्स एपी में है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है।
तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी। कंसेक्यूटिव मतलब समझ रहे हो ना, एक के बाद एक आ रही है। और आपको प्रूव करना है कि ये एक्स वाई जेड जो है ये जीपी की तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी। मतलब इनडायरेक्टली ये तीनों एपी में है, गिवन है, ये तीनों जीपी में होंगे, ये हमको प्रूव करना है। समझ गए? तो अब मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बता देता हूं। अगर मान लो कोई भी तीन नंबर्स A1 A2 A3, अगर ये तीन नंबर्स एपी में है तो कैसे पता चलता है ये एपी में है? यह क्या होता है? तो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस मतलब कि A2 माइनस A1, सेकेंड माइनस फर्स्ट, इज इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब कि थर्ड माइनस सेकेंड। समझ गए? अभी इधर से मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। A2 इधर गया, A1 इधर गया, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा बोलो जल्दी? 2A2। और राइट साइड में क्या हो जाएगा? A1 प्लस A3। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया। अगर कोई तीन नंबर्स एपी में है तो पहले और तीसरे का जो सम है वो 2 टाइम्स सेकेंड नंबर होगा। क्लियर ये चीज? अब अगर मान लो यही तीन नंबर्स A1 A2 A3, यही तीन नंबर्स जो है वो अगर हो गए जीपी में, जीपी में, तो क्या होता है जीपी में? कॉमन रेशियो सेम, मतलब A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2, ऐसे ही होगा। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा? A2 स्क्वायर इज इक्वल, टू नहीं A2 स्क्वायर हो जाएगा ना, A2 इंटू A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 इंटू A3। मतलब कि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट सेकंड के मिडिल टर्म के स्क्वायर के इक्वल होता है। समझ गए ये चीज? इसको ना आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूं क्योंकि घुमा फिरा के आते हैं क्वेश्चन। यहां पर ये देखो, ऐसा लिख सकते हो A2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? A1 प्लस A3 अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हो ना? इसका मतलब क्या हुआ भाई? बताओ जल्दी। A1 प्लस A3/2 ये क्या होता है? ज्योमेट अर्थमेटिक मीन, याद आया? तो अर्थमेटिक मीन इन दोनों का कौन सा होता है? इनके बीच वाला नंबर होता है। क्लियर हुआ है चीज? यहां पर से इसका मतलब क्या होगा? A2 इज इक्वल टू क्या होगा? रूट A1 प्लस A1 इंटू A3। ये क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है इन दोनों का। तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन से क्या मिलता है? उसका मिड नंबर। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो जो अर्थमेटिक मीन और वो जो दो नंबर है ये तीनों किस में आएंगे? एपी में। और अगर किसी भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो नंबर और ये दोनों नंबर मिलके क्या बन जाएंगे? जीपी में बन जाएंगे। समझ में आए? तो ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चन, यहां पर आते हैं, ठीक है, इस जगह पे। तो आपको दिया हुआ है कि भाई ये तीनों नंबर्स किस में है? एपी में। मतलब कि 2A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3, ये हम इससे लिख सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर सबको? तो 2A2 मतलब 2 अपॉन 2Y, ऐसे ही होगा भाई। A2 की वैल्यू क्या है? ये A2 है ना आपका सेकेंड टर्म, ये कितना है? 1/y, तो 2 इंटू 1/y मतलब ये हो जाएगा। इज इक्वल टू A1 प्लस A3, तो ये आपका A1 और A3 है, तो A1 प्लस A3 मतलब 1/x प्लस, तो ये हो गया प्लस 1/y प्लस z। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा जिससे 1/y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/x प्लस y प्लस 1/y प्लस z। क्लियर यहां तक? अब आपको प्रूफ क्या करना है उस पे आते हैं। आपको प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड किस में है? जीपी में। तो जीपी में होने के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स इंटू जेड। याद आया वो भी मैंने जो बताया था? A2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 इंटू A3। तो आपको प्रूफ ये करना है और आपके पास है अभी ये। कैसे करें? सोच रहा हूं कैसे करेंगे। ऐसा क्या? ट्राई करके देखते हैं। मुझे तो इसके बाद ऐसा लग नहीं रहा कुछ दूसरा तरीका तो यूज नहीं होगा। सोच रहा हूँ एक्स प्लस वाई और ये क्या हो जाएगा? वाई प्लस जेड। ठीक है, इधर पे क्या आ जाएगा? वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 1/y इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में ये हो जाएगा
x प्लस 2y प्लस z, ठीक है। और इधर पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, ऐसा बनेगा। एक बार चेक करो, ऐसे ही होगा ना। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते, इसको इधर मल्टीप्लाई करते, इसको इधर मल्टीप्लाई करते। जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। और राइट हैंड साइड में y मल्टीप्लाई होगा तीनों से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई जेड, ऐसे ही बनेगा। अभी देखते हैं क्या क्या टर्म सिंप्लीफाई हो रहा है। ये वाला एक्स वाई और ये वाला एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है। ये वाला वाई जेड और ये वाला वाई जेड कट जाएगा। ये वाला वाई स्क्वायर इधर जाएगा, इधर जाएगा तो 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। और इधर पे क्या बच जाएगा, एक्स जेड। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। हाँ यही। सबको समझ में आया क्या ये? हम्म। और बताओ क्या डाउट्स है? कहीं भी जिसमें पूछना है पूछ लो, जल्दी जल्दी पूछ लो। अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा ज्यादातर स्कूल में, और गलत करते। चल जल्दी से निकालो उसको, पेज नंबर बता सबको। पेज नंबर 113 निकालो जल्दी सब। और केवी में तो पक्का आता है, बता रहा हूँ मैं। केवी के स्टूडेंट को मैं सबसे पहले कब पढ़ाना चालू किया था, 2014 में मेरे ख्याल से फर्स्ट बैच, ठीक है। तो उस समय केवी वन के स्टूडेंट, जब वहां फाफाडी में पढ़ाता था, केवी वन के स्टूडेंट की पूरी बैच आती थी, तो ये वाला क्वेश्चन मैं उनको बोला ही था आएगा, और आया ही था उनके फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है एक बार देखो, पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 पढ़ना, क्या है क्वेश्चन 17? तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया है, ठीक है। और ना कई लोग इसको ना गलत तरीके से भी सॉल्व किए हैं, कई स्कूल के टीचर्स ने भी गलत तरीके से उसको सॉल्व करके बताया है, उसको शॉर्टकट का नाम देके, लेकिन वो अप्रोच गलत थी, ठीक है। तो आपको जो मैं बताऊंगा थोड़ा लंबा लगेगा, हो सकता है कोई आपको शॉर्टकट के नाम पे कोई दूसरा तरीका बताए, लेकिन वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, वो वही वही चीज बोल रहा हूं मैं। वही चीज कई लोगों ने शॉर्टकट के नाम पे गलत बता दी, तो वो चीज मैं बता रहा हूँ। करवाए वैसा तो वो गलत है। देखो जैसे तुम्हारे स्कूल में कैसे करवाए होंगे बता रहा हूँ, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इज इक्वल्स टू, तुम्हारे स्कूल में ऐसे कराए होंगे, मॉड बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड 1 - अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ऐसा करा दिए होंगे। फिर मॉड बीटा माइनस मॉड अल्फा, ऐसा कर दिए होंगे। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही करा दिए क्या? ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो ना, तो मॉडुलस में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, मॉड z1 प्लस z2, वी कैन नॉट राइट इट लाइक मॉड z1 प्लस मॉड z2, ऐसा नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे करके सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कोइंसिडेंटली ऐसा सॉल्व करने से भी सही आंसर आ जाता है। तो इसलिए लोग ना इस अप्रोच को बोल देते हैं कि ये सही, लेकिन वो गलत है वो तरीका, ठीक है। मैं इसलिए पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे फिर बोलते हैं सर आप इतना टफ बताओ, इजी वाला मेथड है, मैं जानता हूँ, आपको बता रहा हूँ, ऐसा बोले हैं मुझे, मैं वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो ध्यान देना आप लोग, वो तरीका जो इजी जो सोच रहे हो ना वो सही नहीं है। तो इसका जो एग्जैक्ट तरीका है उसके लिए जो रूल्स अप्लाई होंगे ना, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले समझो इधर। रूल ये है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, क्या होता है, किसको याद है प्रॉपर्टी? हाँ, मॉड जेड स्क्वायर, ये होती है प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि z z इज इक्वल्स टू, एक मिनट, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट, ध्यान से समझना, z1 इन प्लस z2 होल कॉन्जुगेट, तो ये होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। अब कंफ्यूजन इसीलिए हो जाता है हमको, क्योंकि कॉन्जुगेट में ये प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन मॉड में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती।
अगर होल कॉन्जुगेट है ना तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है एडिशन सब्सट्रैक्शन में, लेकिन वो मॉडुलस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। समझ में आई ये चीज? दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट, इसको हम लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हो गया। और Z का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? Z होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी तो मेरे को इतनी याद आ रही है जो लगने वाली है, और कुछ बीच में लगेगी तो मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, अच्छा ये भी है Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये भी है। और एक और ये भी है कि वन का कॉन्जुगेट वन ही होता है भाई। ठीक है, हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? तो हम सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहां से हम क्या लिखेंगे? मॉड मॉड बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होल स्क्वायर। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, हम उसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकालने जाएंगे पहले। तो होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? देखो मॉड जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो जेड मतलब क्या हो गया? ये बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? होल कॉन्जुगेट। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना, ये वाले पार्ट में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। बीटा माइनस अल्फा एज इट इज डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एज इट इज। ठीक है, यहां पर जो सेकंड पार्ट जो है इधर पे, यहां पर लगाएंगे हम ये वाली प्रॉपर्टी। देखो Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का सेपरेट करके डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा होल कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का भी होल कॉन्जुगेट। क्या ये समझ में है प्रॉपर्टी? फिर उसके बाद ये वाले पार्ट में तो कोई चेंज ही नहीं करना, ये जैसा वैसे ही चलते रहेगा। ठीक है, हमको सिर्फ सेकंड पार्ट पे ही फोकस करना है यहां पर। अब उसके बाद वहां पर लगेगी ये वाली प्रॉपर्टी, देखो Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर में क्या आ जाएगा? बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या आ जाएगा? वन कॉन्जुगेट। हाँ, नीचे वाला, नीचे वाला होगा, लेकिन अभी उसमें एक बार और मैं पहले प्रॉपर्टी लगाऊंगा। ये अभी ऐसा होगा ना, वन का कॉन्जुगेट फिर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट। समझ रहे हो? फिर उसके बाद ये वाला पार्ट एज इट इज बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। और यहाँ पर ये बीटा कॉन्जुगेट एज इट इज माइनस अल्फा कॉन्जुगेट एज इट इज डिवाइडेड बाय वन का कॉन्जुगेट क्या होता है? वन। अब इसके बाद यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉन्जुगेट, तो अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इंटू बीटा कॉन्जुगेट। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, इसके बाद ध्यान देना क्या होगा। इसके बाद ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। और यहाँ पर हो जाएगा बीटा माइनस बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय वन इंटू बीटा कॉन्जुगेट। क्लियर हुआ ये स्टेप? ओके, फर्दर नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा? यहां तक करने के बाद पूरा सिंप्लीफाई हो गया। देखो ये कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? वन। ठीक है, ये पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। वंश का क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई, 5 मिनट लगेगा हो सकता है। ठीक है, ओके। सो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इस वाले से, तो चार टर्म्स बनेगी। कौन कौन सी चार टर्म्स बनेंगी? सबसे पहले बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट बनेगा, फिर क्या हो जाएगा? माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, फिर क्या हो जाएगा? माइनस, हाँ तन में स्टार्ट होगा 5 मिनट में बस, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। क्लियर हुआ ये चीज? चारों टर्म्स समझ में आई? डिनोमिनेटर में क्या होगा? वन इंटू वन क्या हो जाएगा? वन। फिर ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। फिर उसके ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट। क्या यहां तक समझ में आया? क्या कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, चार चार टर्म्स मिलेंगे दोनों में। अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ध्यान देना इधर पे सामने सब। बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, हाँ मॉड बीटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ये चीज? माइनस माइनस ये वाले पार्ट को जैसा था इन दोनों को वैसे ही रहने दे रहा हूं, माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस, इसको भी फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं? मॉड
अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ऐसे लिखता हूं कि ऊपर वाले के जैसा दिखे। तो पहले तो 1 को लिख देता हूं जैसा था वैसे ही, फिर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, तो ये माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा या बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट ऐसे लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। और ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट में, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड मॉड अल्फा स्क्वायर। और इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, मॉड बीटा स्क्वायर। क्या ये समझ में है सभी को? अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, मॉड बीटा जो है वो कितना है, 1। तो मॉड बीटा की जगह पे 1 डालोगे तो 1 माइनस बीटा, ये दोनों 1 हो गए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। समझ में आई ये चीज? डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पूरा सेम है। हाँ, एक साइन, कहीं कुछ साइन की गलती हुई होगी, पूरा बाकी करेक्ट ही होगा। एक सेकेंड ना, देखो तो कहीं कुछ गलती हुई क्या साइन की। हाँ, ये जो है ना, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस, ये भी क्या होगा, प्लस। तो पूरा सेम हो गया, ये दोनों क्या है, कट जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 1। दैट्स इट। समझ में आएगी ये चीज? तो ये एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ऐसा क्या? वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही पूरी प्रॉपर्टी लिख दी। तो प्रॉपर्टी अगर आपके सामने लिखी हुई है ना तो आपको इजी लगेगा। मैं सॉल्व करते करते प्रॉपर्टी बताऊंगा ना तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। ओके। अभी आ, तेरी क्लास के लिए ना, वो आ गया है क्या, चैतन्य भी आने वाला है क्या?